अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी लेक्चर नंबर 3 है हमारा। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो साथ साथ आपको बताता जाता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। जब भी हमने कंप्यूटर की टाइप्स बनानी है या टाइप्स को पढ़ना है तो ये डिपेंड करता है कि किस बेस के ऊपर इनकी टाइप्स बनती है। मसलन अगर हम साइज़ के उस कंप्यूटर का साइज़ कितना है, कॉस्ट कितनी है उसकी, और उसका इंस्ट्रक्शन सोल्विंग रेट कितना है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है। तो इस बेस के ऊपर जब हम कंप्यूटर्स की टाइप्स बनाते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर की ये 4 मेन टाइप्स बनती हैं। सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम्स है, मिनी कंप्यूटर्स है, माइक्रो कंप्यूटर्स है। अब इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ते हैं बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट मेथड या फॉर्मेट, के इनपुट और आउटपुट मेथड के हिसाब से इसकी कितनी टाइप्स बनती है, तो वो हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अभी मैं इनके सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि नाम क्या है। हम इसके बाद इनकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी के बारे में भी पढ़ते हैं और इनके बारे में थोड़ी सी मजीद मालूमात है हमारे पास। मैंने 2-3 टॉपिक्स जो है ये 4-5 पेजेस के ऊपर जितना कुछ लिखा उसको ये समराइज तरीके से मैंने ये बयान कर दिया। ठीक है, ये जितना भी है इसको समराइज रेट में कर दिया है कि मैंने कहा है कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है। अगर साइज के हिसाब से देखें तो ये एक रूम में तकरीबन समा सकता है। ठीक है, एक रूम से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 2 रूम्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये एक रूम में आ सकता है, ये भी मेन फ्रेम्स भी इसी तरह ही है। ठीक है, हाफ रूम में भी हो सकता है। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स है, इनका साइज जो होता है एक टेबल के साइज जितना होता है। ठीक है, एक अलमीरा की साइड की जितना हो सकता है, साइज जितना हो सकता है। माइक्रो जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, वो आप जिस डेस्क को यूज़ करते हो उसके टॉप के ऊपर भी फिट हो सकता है, आपके लैब के अंदर भी वो फिट हो सकता है। ये इतने साइज का छोटा है कि छोटे से बैग में डाल के आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। ठीक है। अब कॉस्ट की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर एक सुपर कंप्यूटर, ठीक है, और जिसका नाम ये वाला है, ये सुपर कंप्यूटर है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नियरली अबाउट $1 बिलियन के करीब है। अब आईबीएम का ये वाला सिस्टम जो है, इसकी कॉस्ट कितनी है, लेस देन अ सुपर कंप्यूटर, ये तकरीबन 60 मिलियन के करीब करीब आ जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके फीचर कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो भी होगा वो एक्सपेंसिव होगा, मेन फ्रेम उससे कम एक्सपेंसिव होगा। मिनी कंप्यूटर जो है वो $1 मिलियन तक मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है फीचर्स के ऊपर। और माइक्रो कंप्यूटर जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, ये $1000 तक मिल सकते हैं। इसकी स्पीड क्या है, ये ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये सॉल्व करता है। इसके अलावा मेन फ्रेम्स भी ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सॉल्व करते हैं। मिनी कंप्यूटर भी बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सॉल्व करते हैं, और जबकि जो माइक्रो हो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सॉल्व करते हैं। अगर हम सुपर कंप्यूटर का यूजेज देखते हैं तो सुपर कंप्यूटर है स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज़ होते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं, एटॉमिक एनर्जी के अंदर यूज़ होते हैं, और ऐसी जगहों के ऊपर यूज़ होते हैं जहाँ पे हाई स्पीड जो आती है वो रिक्वायर होती है। सिमिलरली मेन फ्रेम्स जो होते हैं वो रिसर्च के अंदर, बैंक्स के अंदर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह मिनी कंप्यूटर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। इसकी एग्जांपल्स आप नेट से सर्च करके भी और भी लिख सकते हैं। क्रैंक सीरीज के जितने भी हैं मॉडल्स वो सुपर कंप्यूटर के हैं। इसी तरह आईबीएम ने सिस्टम Z10 बनाया है, आईबीएम ने 370 39 जो है, ये 2 कंप्यूटर मेन फ्रेम्स हैं इनके। फिर मिनी कंप्यूटर में DEC, PDP एंड वैक्स जो सीरीज के जितने भी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स में एप्पल कंपनी के बने हुए बहुत सारे अवेलेबल हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स जो अवेलेबल है। आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत सारे हैं, डेल की कंपनी के बहुत सारे
माइक्रो कंप्यूटर्स बने, एचपी के भी हैं। अब आपने इनके नाम वगैरह सर्च करके लिखना है, आपको नाम को पता होना चाहिए इनके नाम क्या है। ये एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। Performance of supercomputer is commonly measured in floating point operations per second. Floating point operations per second instead of millions instructions per second. तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनको वैसे समझाने के लिए ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में आ रहे थे, लेकिन असल में ये फ्लॉप्स में इनको मेजर किया जाता है। ये एक अलहदा सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो ये हार्डवेयर वाले जो है इनको अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ्लॉप्स क्या है। So since 2017, there are supercomputers which can perform 10 raised power 70 flops, 100 quadrillion flops, 100 petaflops or 100 p-flops। इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसकी 10 रेज पावर 17, इसका क्या मतलब है, 100 क्वाड्रिलियन। जब आप मिलियन के बाद बिलियन है, बिलियन के बाद ट्रिलियन है, सो ऑन बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे क्वाड्रिलियंस भी आते हैं। तो क्वाड्रिलियंस कितनी इंस्ट्रक्शंस को वो सॉल्व करते हैं। अब ये पुराने मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर जो ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करते हैं, और अब 100 क्वाड्रिलियंस, ट्रिलियन से भी ऊपर ये जा चुके हैं। फिर एक फ्लॉप के अंदर, एक फ्लॉप जो है उसके हिसाब से वो यूज़ होता है कि जो छोटे कंप्यूटर हैं उनकी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में होते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर को फ्लॉप्स में इनकी परफॉर्मेंस को, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर किया जाता है। बेटा ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स के दरमियान में डिफरेंस लिखें। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। नेटवर्क क्या होता है कि एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो, जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो वो नेटवर्क कहलाता है। सबसे छोटा जो नेटवर्क है वो दो कंप्यूटर्स का है। एक कंप्यूटर ये है, PC1 है, ये पर्सनल कंप्यूटर, एक PC2 है। इन दोनों को आपस में इनकी कम्युनिकेशन करवाएं किसी भी तरीके से, वाईफाई के ज़रिए से, वायरलेस के ज़रिए से, तो ये एक नेटवर्क कहलाता है। और अगर हम कहें कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट होगा। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। Computer network is a collection of computers and other devices that are connected in order to enable users to share hardware, software and data as well as communication electronically with each other। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा में क्या होता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर, इनको आपस में हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इनका सबसे बड़ा में फ़ायदा क्या होता है, हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। चाहे वो वर्चुअल रिसोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स की पावर्स को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज जो है फिजिकल रिसोर्सेज है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये एक प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है, ठीक है, तो ये आदमी जो है इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर यहाँ से प्रिंट कर सकता है, ये यहाँ से इससे कनेक्ट होके इससे प्रिंट ले सकते हैं। तो एक प्रिंटर जो है पूरे नेटवर्क के लिए काफ़ी होता है। तो इससे हमारी कॉस्ट की बचत भी होती है, इस तरह में बहुत सारे इससे फ़वाइद भी हासिल होते हैं। नेटवर्क का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये होता है कि अगर एक कंप्यूटर में वायरस आता है तो ऐसे वायरसेस भी तमाम क्लाइंट्स में या तमाम जो नेटवर्क के अंदर सिस्टम होते हैं उनमें वायरस जाने का खदशात होते हैं। अगर फिर नेटवर्क की टोपोलॉजीज होती है, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, तो हर एक नेटवर्क का डिफरेंट डिफरेंट फ़ायदा है और डिफरेंट डिफरेंट उसके नुकसान हैं। Computers networks exist in many sizes and types. For instance, home network are commonly used to allow home computer to share single printer and internet connection as well as to exchange files. घर के अंदर हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम अपनी फाइल्स एक जगह पे रख देते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, प्रिंटर शेयर करते हैं। कॉलेज के अंदर भी इसी तरह एक छोटे से घर के जितने साइज के जो है और बिल्डिंग के अंदर हम ये चीज़ें आसानी के साथ कर सकते हैं। व्हाट आर द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट क्या चीज़ है, ये एक सबसे लार्जेस्ट
सबसे लार्जेस्ट एंड द मोस्ट वेल नोन कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क का कंप्यूटर नेटवर्क मैंने क्या बताया आपको कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरलिंक होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट का। तो इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इंटरनेट क्या है? अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। It is technically a network of networks because it consists of vast collection of networks that can all access each other via backbone infrastructure of the internet। ये backbone का वर्ड यूज होता रहेगा, backbone infrastructure of the internet। ठीक है। जितने भी सिस्टम कनेक्टेड इंटरनेट के ऊपर, तो तमाम को एक जगह से जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है। और वो जो मीडिया होता है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, वो उसकी बैकबोन कहलाता है। Individual users connect to the internet by connecting their computers or mobile devices to servers belongs to an internet services provider। अब आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे यू फोन से हम इंटरनेट हासिल करते हैं, यू फोन का पैकेज लगाते हैं, जहेज का पैकेज लगाते हैं, पीटीसीएल वालों से इंटरनेट लेते हैं। इसी तरह और वतीन है, इसी तरह जो आजकल एयरटेल है, ये बहुत सारी कंपनियां जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो कंपनीज जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, दे आर कॉल्ड आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है। तो हम यूज करते हैं उन उन उस नेट को, इंटरनेट की फैसिलिटी को हम अपने मोबाइल सिस्टम्स के ऊपर, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर या किसी भी कंप्यूटर मशीन के ऊपर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आईएसपीज विच इंक्लूड द कन्वेंशनल एंड मोबाइल टेलीफोन कंपनीज लाइक, ये टेलीफोन कंपनीज भी हो सकती है। ठीक है। जैसे हमारे पास हमारे मुल्क में जैज है, यूफोन है, ठीक है, टेलीनॉर एटसेट्रा जो है। इसी तरह ये बाहर की कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। केबल प्रोवाइडर्स, केबल ऑपरेटर भी हमें नेट प्रोवाइड करते हैं। ये सारे के सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। ये वर्ड याद रखना, आईएसपी। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ISPs like NetZero and Earthlink function as gateways or on ramps to the internet। तो ये जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये हमें एक रास्ता देते हैं जो हम जिनके थ्रू से होते हुए हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। ISP servers are continually connected to the large network called the regional network। ये जो आईएसपी सर्वर्स होते हैं, आईएसपी के जो कंप्यूटर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों के जो कंप्यूटर होते हैं, वो हर वक्त रीजनल नेटवर्क कराता है उनका। वो हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है और वो इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ से हमें प्रोवाइड करते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। विच इन टर्न्स इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द मेजर हाई स्पीड नेटवर्क्स विद इन द कंट्री। और वो जो रीजन का नेटवर्क है वो कंट्री के नेटवर्क से जुड़ा होता है, कॉल्ड द बैकबोन नेटवर्क। उसको क्या कहलाते हैं? बैकबोन नेटवर्क कहलाते हैं। कंट्री जहां से इंटरनेट ले रहा होता है वो उसकी असल में क्या कहलाती है? बैकबोन कहलाती है। पाकिस्तान के ऊपर बैकबोन कनेक्शन जो सिर्फ है एक ही है, जो कराची के थ्रू हमारी तरफ आता है, जबकि इंडिया के पास दो से जायद है। अगर ये हमारा डिस्कनेक्ट होता है, फिर हमें सैटेलाइट के थ्रू महंगा इंटरनेट मिलता है और सारी स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। बैकबोन नेटवर्क्स विद इन अ कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड बैकबोन नेटवर्क्स इन दी अदर कंट्रीज। तमाम जो बैकबोन्स हैं तमाम कंट्रीज के, वो सब एक जगह पे मिलते हैं। ठीक है। और वो जो जहाँ जिस जगह पे मिलते हैं, वो जिस जगह पे मिलते हैं सारे के सारे बैकबोन्स, तो वो क्या है? वो इंटरनेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारा पाकिस्तान का कंट्री है, इसमें ये हमारा रावलपिंडी है। रावलपिंडी के जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो फ़र्ज़ करें ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एक यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एक यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। हमने इनसे कनेक्शन लिया है। ये क्या करते हैं? कंट्री के अंदर यहाँ से इंटरनेट सर्विस ले रहे होते हैं। इसी तरह दूसरा एक कंट्री है, उसमें भी क्या होता है? एक बैकबोन होती है उनके लिए भी।
ये तमाम बैकबोन्स जो होती हैं एक जगह पे कनेक्ट होती है और वो सारे का सारा क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट आती है इसके थ्रू हो के आती है। अगर हमने इस कंट्री के किसी सर्वर से कनेक्ट होना है तो वो यहाँ से होते हुए फिर हमारे कंट्री में यहाँ पे आता है। तो बैकबोन का वर्ड जो है ना, आपने ज़हन में रखना है कि बैकबोन क्या चीज़ है। बैकबोन नेटवर्क क्या होता है, किसी कंट्री के लेवल के ऊपर जो इंटरनेट की फैसिलिटी जहाँ से मिल रही होती है, वो लाइन, वो नेटवर्क, वो कनेक्शन जो है बैकबोन कनेक्शन या बैकबोन नेटवर्क कहलाता है। टिप्स फॉर सेलेक्टिंग द एंड आईएसपी आर इंक्लूडेड इन चैप्टर। अगर आपने कोई अच्छा सा आईएसपी देखना है जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी जो टिप्स है वो आपको चैप्टर 8 में मिलेगी इंशाल्लाह। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है? बिलियंस ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। देखिए, आप आजकल हर कंपनी ने अपनी अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, अपने इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं ओवर द इंटरनेट। हमारा कॉलेज है, इसकी भी वेबसाइट है। इसी तरह हमारा अदारा है, उसकी भी वेबसाइट है। पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम की भी वेबसाइट है। तो आजकल ज़्यादातर क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट बना लेते हैं ताकि वो अपनी जो है प्रोजेक्शन अपने पीपल को जो है वो पहुंचा सके। वो बहुत सस्ती इंफॉर्मेशन जो है हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। Billions of people, organizations all over the world are connected to the internet. The most common internet activities today are exchanging email. आजकल हम एक दूसरे को ईमेल करते हैं, ईमेल मैसेजेस करते हैं, एक्सेसिंग कंटेंटेड लोकेटेड ऑन वेब पेजेस। और जितने भी कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, लोगों को एक्सेस देते हैं। हम अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेब पेजेस का इस्तेमाल करते हैं। While the term internet refers the physical structure of the network, जबकि इंटरनेट जो है वो असल में फिजिकल स्ट्रक्चर है। बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो सारे मिलके एक इंटरनेट बनाते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब ऑफन जस्ट कॉल्ड द वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको अक्सर हम वेब ही बोलते हैं, ट्रिपल डब्ल्यू को हम सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ वेब भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को हम सिर्फ वेब बोलते हैं। अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट। और वो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो हमें कहाँ से अवेलेबल होती है, इंटरनेट के थ्रू। वो फिजिकल पार्ट्स के थ्रू हम क्या है वो एक्सेस करते हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे पेजेस पड़े हुए हैं, कोई पेजेस पड़े हो तो उसको जब एक्सेस करना है तो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है। तो फिर वो हम तक पेजेस हमारी जो है वेबसाइट में, जो हमारे जो ब्राउज़र में ना, वो उसमें ओपन होता है। तो ये याद रखिएगा कि वेब सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब पेजेस जो होते हैं सॉफ्ट कॉपीज होती हैं, जबकि इंटरनेट जो है असल में वो फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से वो वेब पेजेस को हम एक्सेस करते हैं। वेब पेजेस टिपिकली कंटेन हाइपरलिंक्स। इसके ऊपर क्या होता है, हाइपरलिंक लगा होता है। मिसाल के तौर पर ये वेब पेज है, इसके ऊपर ये लिंक्स हैं, ये हाइपर लिंक है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नीचे जो है नॉर्मल टेक्स्ट होगा, ये सारा नॉर्मल टेक्स्ट है, जबकि ये लिंक्ड है तो ये हाइपर लिंक कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप इसके इस जगह पे देखें, इस जगह पे तो क्या होगा कि वो एक यूआरएल शो करेगा बिल्कुल ब्राउजर के बॉटम में लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे बिस्क क्लाउड वेयर है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस बता रहा है कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन होगा। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर साइन इन करना है या हमने साइन अप करना है, तो अब यहाँ पे साइन इन हो सकते हैं या साइन अप हो सकते हैं। तो ये इसके ऊपर क्लिक करने से ये जो टेक्स्ट है साइन अप जो लिखा हुआ है, ये असल में इसके बैक एंड पे एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो ये लिंक्ड टेक्स्ट जो है ये हाइपर लिंक कहलाता है। तो हाइपरलिंक की आपको यहाँ पे समझ लगी। अगर आपने इसको भी हाइपरलिंक करना है, मिसाल के तौर पे
इसको मैंने हाइपर लिंक करना है, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल के की प्रेस करूँ, कंट्रोल और की प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं उस वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे HTTP, ये मैंने इसको लिखा, ये पूरा लिंक लिख दिया। इसको जब सेव करूंगा, ओके करूंगा, तो ये आप देखें ये एक लिंक बन गया है। इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो वो लिंक ओपन होगा, तो जो मैंने यहाँ पे सेव किया है, तो ये हाइपर लिंक कहलाता है। ठीक है, इसी तरह ये डिस्प्ले जो ये टेक्स्ट है, जबकि ये क्लिक कट वर्ड जो है ये क्या है, ये हमारे पास हाइपर लिंक है। A group of pages belonging to on one individual or company is called a website. बहुत सारे वेब पेजेस जब मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा वेब पेजेस, और किसी एक कंपनी के लिए होते बनती है, किसी एक सर्वर के ऊपर वो डिप्यूट होते हैं, वहाँ पे हमने होस्ट किए होते हैं, तो वो एक वेबसाइट कहलाती है। तो वेब पेजेस में और वेबसाइट में फर्क यह है कि एक वेबसाइट जो एक पेज पर भी मुश्तमिल हो सकती है, ठीक है, और वेब पेज जो है वो किसी वेबसाइट का हिस्सा होता है। ठीक है, वेब पेजेस, वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कॉल्ड वेब सर्वर। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे मैं एक CMD लिखता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंग .google.com। तो ये आप देखें कि ये एक एड्रेस ओपन होता है। ठीक है, इसको मैं जब यहाँ पे सर्वर में इस ब्राउजर में ओपन करता हूँ, तो ये वाला एड्रेस जो है असल में गूगल के कंप्यूटर का है, जिसको सर्वर बोलते हैं। ये मेरा कंप्यूटर जो है ये क्लाइंट है। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा ब्राउज़र के थ्रू, और ये उस, देखिए अब ये गूगल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो असल में गूगल नाम जो है ये आसानी के साथ याद हो जाता है, जबकि जो जो डिजिट्स हैं वो याद करना मुश्किल है। जैसे मैं आप लोगों का नाम आसानी से याद कर लेता हूँ, लेकिन आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या आपका नाम जो है वो, और दूसरा ID कार्ड जो है वो मैं याद नहीं कर सकता। इसी तरह ब्राउज़र में हम जब ये वाला IP एड्रेस देते हैं, ये जब IP एड्रेस देते हैं, तो वो असल में इस सर्वर को लोकेट करता है। लोकेट करने के बाद ये दोबारा हमारे पास उसका रिजल्ट लेके आता है। जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो किसी सर्वर के ऊपर पड़े होते हैं। दे आर कंटिन्यूली कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और वो सर्वर जो होते हैं वो मुसलसल इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के ऊपर। दैट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम बाय एनी विद अ कंप्यूटर अदर वेब enabled devices एंड इंटरनेट कनेक्शन, जो किसी भी कंप्यूटर के जरिए से जहाँ जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल हो उसे एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, और जब हमने किसी वेब पेज को ओपन करना है तो हम वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउज़र जो है जैसा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, एज है, इसी तरह गूगल क्रोम है, सफारी है, ओपरा है, और फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स जो है, ये सारे के सारे क्या है, ये वेब एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट के ऊपर जो सर्वर के ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जो वेब पेजेस पड़े होते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उन वेब पेजेस को ओपन करने की। एक्सेसिंग अ नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। अब थोड़ा सा काम जो है वो आपने साथ साथ समझना है। टू एक्सेस अ नेटवर्क such as home network, school और company network, का public wireless hotspot, कोई भी नेटवर्क जिसको हमने एक्सेस करना है, you need to use a network adapter। तो आपको क्या चाहिए, नेटवर्क अडेप्टर चाहिए। टिपिकली बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, आमतौर पर आपके कंप्यूटर में ये लगा हुआ होता है।
टू कनेक्ट योर डिवाइस टू द नेटवर्क, जिसके जरिए से आप क्या करते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। जैसे आप मोबाइल जो है किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क अडाप्टर लगा होता है, तब वो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। विद many networks you need to supply log on information। तो अगर आपने किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है तो उसकी लॉगिन इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। यूजर नेम या पासवर्ड होता है, जैसे हॉटस्पॉट के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड होता है। Once connected, you can access network resources including networks internet connection। अगर आप एक दफा उस नेटवर्क के साथ अडेप्टर के थ्रू उस सिस्टम के साथ कनेक्ट करोगे जिस इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इंटरनेट सर्विस की तमाम फैसिलिटीज जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते हैं, जो पब्लिकली पब्लिश होती है। If you are connecting to the internet without going through a computer network, your computer needs to use a modem। अगर आपने किसी एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आपने उसको कनेक्ट करना है तो आपको मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। तो मॉडेम क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में, और या फिर डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि ये एक आपका कंप्यूटर है और एक ये दूसरा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे एक मॉडेम लगा होता है। इसका काम क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए डिजिटल सिग्नल्स को वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। वो वायरलेस के जरिए सिग्नल भेजता है या वाईफाई के जरिए से, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस मॉडेम का काम क्या है कि डिजिटल सिग्नल्स को किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और फिर जब ये दूसरा कंप्यूटर है इसके में भी मॉडेम लगा होता है, तो इसका काम जब यहाँ पे इसको रिसीव कर लेता है तो इस एनालॉग सिग्नल्स को ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में। जब इसने रिक्वेस्ट भेजनी है तो ये डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, और फिर ये करता है। ये मॉडेम्स क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके काम है। जब हम मॉडेम्स पढ़ेंगे तो उसमें फिर डिटेल के साथ आपको इनकी वर्किंग पढ़ाऊंगा। नेटवर्क अडाप्टर्स सच एज, किधर गया अभी, मॉडेम टू कनेक्ट टू द कम्युनिकेशन मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन। मॉडेम क्या होता है? ये असल में टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो टेलीफोन के जरिए से आ रही है, तो मॉडेम क्या करता है? वो कनेक्ट करता है टेलीफोन के जरिए से उस सिस्टम को, ठीक है, और आपके सिग्नल्स को भी कन्वर्ट करता है जो आपने अपने डिजिटल सिग्नल्स ओवर द इंटरनेट सेंड करने हैं। such as a telephone line, cable connection, or wireless signal used by the ISP to deliver the network internet content। Network adapters and modems are discussed in chapter 7। तो chapter 7 में हम फिर डिटेल के साथ modems भी पढ़ेंगे, network adapters भी पढ़ेंगे। Most internet connections today are direct। बहुत सारे डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं, which means computers or other devices being used to access the internet is continually connected to the ISP's computer। आजकल के जो नए इंटरनेट कनेक्शन हैं वो डायरेक्ट होते हैं, हमेशा ऑन होते हैं। आप अपने सिस्टम को उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े मुल्कों के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर इसमें इसकी फैसिलिटी अभी नहीं है। हमें वो परचेज करना पड़ता है, उसके पैसे पे करने पड़ते हैं, फिर कनेक्ट होते हैं। With a direct connection, you only need to open your web browser to begin using internet। With a dial-up connection, however, you must start the program that instructs your computer to dial and connect to the ISP server। जब आप कोई डायल अप कनेक्शन ओपन करते हैं, ये डायल अप कनेक्शन बहुत पुराने हो चुके हैं, इसको वैसे पढ़ने का फायदा नहीं है क्योंकि आजकल तो डायल अप कनेक्शन भी नहीं है। However, you must to start the program that instructs your computer to dial and connect to the ISP server। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? पहले वो ISP सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो अगर आपका वहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड है तो वो आपको वेरीफाई करता है, तो फिर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। And then open a web browser each time you want to access the internet। The different types of connection you can use to access the internet। अब बहुत सारे ऐसे कनेक्शन आ गए हैं जिसके जरिए से आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
To request a web page or other resource located on the internet address is unique numeric text box address is used. तो आप क्या यूज करते हैं? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये जो अभी मैंने आपको डिजिट्स के अंदर शो करवाया था। The most common types of internet address IPs are address and domain names. IP addresses and domain names बहुत ज्यादा है मैं, ठीक है। डोमेन नेम्स क्या हो सकता है? एक आईपी एड्रेस जो होता है किसी एक सर्वर का होता है और उसके ऊपर मल्टीपल डोमेन नेम्स जो होते हैं एक्सेस किए जा सकते हैं। URL टू आइडेंटिफाई वेब पेजेस, URL क्या करता है? आपके यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो होते हैं वो आप वेब पेजेस को आइडेंटिफाई करें। ईमेल एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई पीपल, और ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं? पीपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पर ये एक आईपी एड्रेस है, किसी सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो इसमें देखें कि एक पहला है 134, दूसरा पार्ट इसका 170, तीसरा 185 और तीसरा 46 है। हर पार्ट में 3-3 डिजिट है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 0 से लेके 255 तक आ सकते हैं। इसमें 256 आपको किसी जगह पे भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर भी 000 से कहाँ तक? 255 तक। इसी तरह ये भी ये आईपी एड्रेसेस होते हैं, कंप्यूटर के एड्रेसेस होते हैं। और जब भी इंटरनेट के ऊपर हमने कम्युनिकेशन करनी है तो जो वो प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे वो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किए जाएंगे। जारी बात है, जब आप अपनी ट्रैफिक अपनी गाड़ी को रोड पे लेके आते हैं तो कोई ना कोई रूल्स तो फॉलो करते हैं ना। इसी तरह जब हमारी ट्रैफिक जो है इंटरनेट की ट्रैफिक है, रिक्वेस्ट है, डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वायर्स के थ्रू आता है या वायरलेस के थ्रू आता है, तो उसके कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। तो वो प्रोटोकॉल्स का एक सेट जो होता है वो आईपीस कहलाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये फिर हम नेक्स्ट चैप्टर्स में आईपीस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं जिसके जरिए से हमारी जो है कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ हो सकती है। उसके बाद when a website is requested using a domain name, the corresponding IP address is looked up। तो जब भी मैंने अभी यहाँ पे आपको करके दिया है, तो यहाँ पे मैंने ये आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ तो वो क्या करता है? गूगल को लेके आता है, google.com को। इसी तरह अगर मैं google.com यहाँ पे लिखता हूँ, अभी आईपी एड्रेस लिखा तो इसने google.com को ओपन कर दिया, ठीक है। अगर मैं google.com यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो असल में वो बैक एंड पे क्या करता है? इस आईपी एड्रेस को लोकेट करता है, फिर ये सर्विस अपनी अपनी रिक्वेस्ट आगे सेंड करता है। When a website is requested using its domain name, the corresponding IP address is looked up using one of the internet domain name system। तो वो डोमेन नेम सिस्टम के जरिए से वो क्या करता है? उसको सेट उसका आईपी एड्रेस ढूंढता है। एंड देन अप्रोप्रिएट वेब पेजेस इज डिस्प्लेड। तो फिर जिस वेब पेज की आपने रिक्वेस्ट सेंड की होती है उसको लोकेट करके फिर आपके ब्राउजर पे उसको डिस्प्ले करवाया जाता है। वाइल टूडेज आईपी एड्रेस कॉल्ड IP4, आजकल के IP4 भी IP6 भी आए हुए हैं, 4 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स होते हैं, सेपरेटेड बाय पीरियड्स। इनको डॉट के जरिए से लैदा किया जाता है। द न्यू IPv6 addresses have 8 parts। इसके कितने 8 parts होते हैं? by colons in order to have significant more unique IP addresses। तो अब जाहिर बात है इसमें ये पूरे आ जाते हैं, तो जब ज्यादा कंप्यूटर होंगे तो फिर क्या करेंगे? उनका साइज ज्यादा कर दिया है। तो IPv6 जो है मुतारफ कराया गया है। तो फिर द ट्रांजिशन फ्रॉम IP4 टू IP6 इज नेसेसरी बिकॉज द वास्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट टुडे। क्योंकि आजकल बहुत सारे डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड है, तो ये IP4 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? IP6 के अंदर। जब लेकिन आप अपने IP4 दे सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, लेकिन जब इंटरनेट के ऊपर जाता है तो उसको IP4 से IP6 में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
ये आईपी एड्रेस और आईपी डोमेन आपकी लिखते हैं ना, मिसाल के तौर पर मसलन एफपीएससी की वेबसाइट है तो मैं लिखता हूँ www.fpsc.gov.pk। तो ये जो लास्ट वाला है ये इसकी जो करता है लोकेशन को बताता है कि पीके पाकिस्तान के लिए, एफआर फ्रांस के लिए है, ठीक है, जो यूएस है अमेरिका के लिए है, इसी तरह हर कंट्री के लिए अपनी अलग-अलग है। तो ये इसके टीएलडीज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इसका टीएलडी है। टीएलडी किसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले भी किया हुआ है वो इसी के अंदर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि टीएलडी क्या है। टॉप लेवल डोमेन्स होती है, तो इसमें डॉट कॉम जो होता है ये भी स्मार्ट टीएलडी है। ज्यादातर ये 3 नंबर पर मुश्तमिल होती थी, आजकल इसको ज्यादा 4 नंबर पर भी है, 5 पे भी है, 2 पे भी होती है। जापान के लिए जैसा जेपी है, ठीक है, डॉट जेपी। जैसे पाकिस्तान की कोई वेबसाइट देखे तो उसके आखिर पे डॉट पीके लिखा होगा। तो ये इसकी टीएलडीज है। और फिर आगे इसके अगर हम इसको चेक करते हैं तो अगर ये वेबसाइट पूरी वेबसाइट का एक पेज है, उसका ये पूरा एड्रेस है, तो ये एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल के बारे में बताता है किस किस्म का प्रोटोकॉल होगा, किस किस्म के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा इस सिस्टम को। google.com जो है असल में सर्वर का एड्रेस है जो गूगल वालों ने अपने पास रखा हुआ है। ये वो फोल्डर है अबाउट और कैरियर्स के फोल्डर है, अबाउट का फोल्डर है, उसके अंदर कैरियर का फोल्डर है, उसके अंदर ये एक वेब पेज है, ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी बाज़ बोलते हैं और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। ये असल में इसके पार्ट्स हैं। तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है डॉट कॉम जो है ये असल में टीएलडी है। उसके बाद यूआरएल में आपको मैंने बता दिया कि इसमें एच टी टी पी आता है, एच टी टी पी एस भी आता है, वो सिक्योर होता है। एच टी टी पी एस, ये बहरहाल आपने अभी जो चीज़ें याद करने वाली है आपने यही चीज़ याद करनी है। इसके बाद ट्रिपल डब्ल्यू भी आ सकता है, वो लिखे या निकले इसका कोई इशू कोई नहीं है, ठीक हो गया। अब जो मोस्ट कॉमन वेब प्रोटोकॉल्स आर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर रेगुलर वेब पेजेस, आर सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस जो होता है इसका सिक्योर पहले बोलना है आपने। फॉर सिक्योर वेब पेजेस दैट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और भेजने के लिए, रिसीव और सेंड कर, सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर। अगर आपने क्रेडिट कार्ड नंबर करना है तो ये आपको फैसिलिटी लेनी पड़ेगी HTTPS की। आजकल वैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है वेब होस्टिंग के साथ ही, जब डोमेन नेम खरीदते हैं साथ ये फ्री में आती है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी के जरिए से भी होता है। एफटीपी के जरिए से क्या होता है, हम अपने पेजेस को सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। The file extensions used in web pages, file name indicate type of web page। इसके आगे ये डॉट एच टी एम एल लिखा है तो ये एक्सटेंशन एच टी एम एल की है। डॉट पी एच पी लिखा होगा तो ये पी एच पी के, डॉट ए एस पी होगा तो ये डॉट ए एस पी को शो कर रहा होगा। लेकिन आजकल मॉडर्न राइट आ चुकी है, तो अगर आप अपने यूआरएल को हिडन करना चाहते हैं असल यूआरएल को, तो वो हिडन भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये वेबसाइट पीएचपी में बनी हुई है, एएसपी में बनी हुई है। तो आई डाटा एक्सेस फाइल के जरिए से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, आपको पता है कि ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी होता है, फिर जिस सर्वर के ऊपर ईमेल एड्रेस सेंड करनी है उस सर्वर का जो है वो नाम होता है, ठीक है। और ये किसी पर्सन के लिए, मिसाल के तौर पर कि अगर आज सैम डॉट पीटरसन है तो ये किसी पर्सन का नाम है और ये इस सर्वर के ऊपर इसका फोल्डर बना हुआ है। आप जो भी ईमेल सेंड करेंगे ये इसके फोल्डर में चली जाएगी, ठीक है। और वो अपने लॉगिन ईमेल के जरिए से, लॉगिन पासवर्ड के जरिए से उसको एक्सेस कर सकता है। आपने ईमेल एड्रेसेस जो यूज़ भी किए होंगे, और इसके अंदर ऐड साइन आता है, फिर इसके रूल्स होते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस का टाइप कितना होगी, इसका नाम कैसे रख रहे हैं, स्पेशल करेक्टर जिसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और आपने इसको इस तरह का ईमेल एड्रेस रखना है जिससे आपकी पहचान हो सके। कोशिश करें जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं
वो ऐसे रखें, जैसे ये सैम पीटरसन है तो इसका नाम सैम पीटरसन है। साथ ये ना लिखें कि किसी ने जनाब 302 लिखा होता है, किसी ने 420 लिखा होता है। ठीक है, ये अप्रोच अच्छी नहीं है। ठीक है, आप अपनी कंपनी के नाम से बना लें या अपने नाम से बना लें, साथ थोड़ा सा कुछ और अल्फाज का इजाफा कर लें। अपनी डेट ऑफ बर्थ का इजाफा भी कर सकते हैं इसी तरह, लेकिन वो कोई ऐसे डिजिट इस्तेमाल ना करें जो पब्लिकली बहुत ज़्यादा मशहूर है या इस तरह के। अच्छा, ये आज का लेक्चर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये बकायदा प्रैक्टिकल करने वाले। तो मैं आपके सामने इनकी प्रैक्टिस करूँगा, आपको लैब में लेके जाऊँगा सुबह इंशाल्लाह, और ये प्रैक्टिस वहाँ पे करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। फिर आपकी एक असाइनमेंट है, वो ये है कि आपने जो बुक आपको रेफ़र की है उसका पेज 36 से 45 तक इसको रीड करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। रीड करने के बाद उसके नोट्स बनाने हैं और उसमें से देखना कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। फिर मैं इसी में से आपका एक वर्बली टेस्ट भी लूँगा। ठीक है, ये वीडियो आपने जो है दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देनी है ताकि वो मुस्तफ़ीद हो सके।